Very good evening. Very good evening, guys. I'm here and I wish you could be here. So, are you guys here? And if you are not here, please come. Because of some network issue. Very good evening, Saurabh, Sushant, everyone. Very good evening to all of you. And I'm waiting for you all. Please come here. Good evening, Ankita. Should I wait? Okay. In our last classes, we were discussing. We have started grammar, and for grammar part, we have started from parts of speech. We discussed 8 parts of speech in a general way: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. And when we come to the definition of all this, then सिंपल सी डेफिनीशन है. डेफिनीशन आपको याद हो एज इट इज़ ये ज़रूरी नहीं है. उन डेफिनीशंस के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो लेट्स कम टू नाउन. हम नाउन पे ही डिस्कस कर रहे थे, और जब नाउन से हमारा डिस्कशन होता है तो हम नाउन की जब बात करते हैं तो नाउन इज़ द नेम. द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर नाउन इज़ द नेम. वो नाम किस चीज़ का है ये मैटर नहीं करता, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि वो नाम है. और जब वो नाम है तो वो नाम किन किन चीज़ों के हो सकते हैं? वो नाम फेजेस के हो सकते हैं, वो नाम एजेस के हो सकते हैं, वो हिस्टोरिकल नेम्स हो सकते हैं, वो पर्सन नेम हो सकते हैं, वो रिवर्स, माउंटेन्स, स्टार, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन बी नेम्ड, दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन. और जब हम नाउन की बात करते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर डिस्कस जब नाउन को कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक ग्राउंड बनाते हुए चलेंगे. उस नाउन के लिए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए चलेंगे कि हम कहाँ पे ग्रामर में उसका कैसे यूज़ करते हैं. हमारे पास बोर्ड नहीं है, आई एम मिसिंग दैट बोर्ड, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं अगर जो बोल रही हूँ, अगर उन चीज़ों को भी आप सुनते चले जाते हैं और आपके पास कोई नोटबुक है जिस पर आप कोई नोट्स बना रहे हैं, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू कि आप जब भी कभी खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा. क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस कोई केवल एक जनरल फोकस नहीं है. हमारा जो आप टेट के एग्ज़ाम्स देते हैं, जो आप अपने डीएलएड के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके साथ साथ एक ओवरऑल ग्रामर के लिए जो हमारी अप्रोच है, ये पूरा डिस्कशन उस पर भी बेस्ड है. ठीक है, तो हम जब इन डिस्कशंस पर आते हैं, नाउन स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो नाउन इज़ द नेम. मैंने आपसे कहा कि और सब भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए नाउन इज़ द नेम. और जब नाउन इज़ द नेम है तो वो नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है. कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थॉट, कोई भी आइडिया जो आपको दिख नहीं रहा, जो आप टच नहीं कर सकते, बट आप उसके बारे में सुनते हैं, तो ऐसी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं. और जब हम कॉन्क्रीट की बात करते हैं तो कॉन्क्रीट कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम टच कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. तो नाउन इज़ द नेम. हमारी एक जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो कहती है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो डेफिनेशन बिल्कुल सही है. बस थिंग को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की ज़रूरत है. तो हम अपने इस जो हमारी डेफिनेशन है उसको हम थोड़ा सा कट करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और हम कहते हैं नाउन इज़ द नेम. अब जब कोई आपसे पूछे कि नाम किन चीज़ों का, तो यू कैन से ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी आइडिया, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी थॉट दैट कैन बी नेम्ड कैन बी कॉल्ड नाउन. ठीक है, तो हम जब फेजेस की बात करते हैं, हम एडोलेसेंस एज की बात करते हैं, और उस एज फेज को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंट. तो वो क्या है?
नाउन है। हम चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड की फेज की बात करते हैं तो हम उसे चाइल्डहुड कहते हैं। क्या है वो नाउन है। हम थॉट कहते हैं, THOUGHT, थॉट एक विचार है। क्या है ये? नाउन है। आइडिया क्या है? नाउन है। तो ये सब चीज़ें लॉयन से लेकर के ट्री तक, प्लांट से लेकर के माउंटेन तक, रिवर से लेकर के ओशन तक, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है। फिर हम जब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो वी कैन डिवाइड ऑल दीज नाउन्स इनटू टू, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इन नाउन्स को तो हमारे पास दो टाइप के नाउन आते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एंड येस्टरडे आई सेड यू कि आपको इन दोनों चीज़ों में डिवीज़न करना है एंड यू हैव टू से ओनली वन थिंग, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी। इफ़ यू आर काउंटिंग, इफ़ यू कैन काउंट then it is how many, if you cannot count then it is how much। तो how much and how many। तो how much में क्या आता है? जो आप काउंट नहीं कर सकते, तो जो चीज़ें आप काउंट नहीं कर सकते उनके बारे में आप क्या कर सकते हो? आप गेस कर सकते हो, आप उनकी क्वांटिटी बता सकते हो, आप उनको किलोग्राम किलोमीटर्स में मेज़र कर सकते हो, आप उनको लीटर्स में, आप उनको अलॉट ऑफ में यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में। और अनकाउंटेबल नाउन में हमारी जो दो नाउन है उनको हम यहाँ पर रखते हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन इज द नाउन, आपने साइंस में तीन मटेरियल मैटर्स पढ़े हैं, 3 मैटर्स आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सब आते हैं मटेरियल में। जैसे आप वाटर कहते हो, आप ऑयल कहते हो, आप मिल्क कहते हो, आप पेट्रोलियम कहते हो, आप वुड कहते हैं, आप सॉइल कहते हैं। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सब आ जाती हैं जो यहाँ पर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। फिर हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द क्वालिटी, नेम ऑफ द क्वालिटी, नेम ऑफ थॉट, नेम ऑफ आइडिया। तो हम जब उन आइडिया और थॉट्स की बात करते हैं, हम फेजेस की बात करते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही काउंटेबल नाउन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त, अमूर्त का मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसे, और फॉर्म नहीं है का मतलब ये नहीं कि वो आप फिजिक्स वाली डेफिनेशन में चले जाओ कि फॉर्म नहीं है तो उसे किसी भी हम बर्तन में डालेंगे तो वो उसका रूप ले लेगा, उस टाइप वाला फॉर्म नहीं। फॉर्म नहीं है का मतलब कि वो चीज़ें छूने के या देखने के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, हार्ट में एग्जिस्ट करती हैं। वो एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप फील करते हो, जिनके बारे में आप बात करते हो, बट जिन्हें आप दिखा नहीं सकते, जिन्हें आप इंडिकेट नहीं कर सकते। तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आई होप दिस विल बी क्लियर। मटेरियल नाउन, एनी मैटर इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म कैन बी कॉल्ड मटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of abstract things, means that you cannot see, you cannot touch, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये दोनों नाउन हमारे क्या होते हैं? आप चाइल्डहुड को मेज़र करते हो, आप चाइल्डहुड का एक फेज बताते हो, बट चाइल्डहुड आप देखते नहीं हो, महसूस करते हो। एडोलेसेंस आप देखते नहीं हो, महसूस करते हो। ठीक है। हार्डनेस आप देखते नहीं, महसूस करते हैं। ऑनेस्टी आप देखते नहीं, लॉयल्टी आप देखते नहीं, दिखाई नहीं देती, दैट कैन बी फेल्ट ओनली। तो जिन चीज़ों को हम फील करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट होते हैं। जो आइडिया या थॉट्स में एग्जिस्ट करते हैं वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि हमारा ये जो नाउन पार्ट है इस पर मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर लेते हैं तो आपकी 80% ग्रामर का जो पार्ट है वो यहाँ पर इजी हो जाता है। ठीक है। अब हम नाउन को एसोसिएट कर सकते हैं आर्टिकल्स के साथ, कर सकते हैं।
नाउन को एसोसिएट कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। अभी हमारे 3 नाउन बचे हुए हैं जो हम काउंटेबल में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम अनकाउंटेबल नाउन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम मेज़र करते हैं, जिनकी हम मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, क्या उन नाउन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल्स को? आर्टिकल्स मतलब ए एन द का यूज़ किया जा सकता है या नहीं? तो हम इस पर आते हैं। तब तक अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई आंसर है, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे लिखिए। फिर हम आते हैं काउंटेबल नाउन की तरफ। काउंटेबल नाम से ही क्लियर है, जिसे काउंट किया जा सकता है। एबल जिसके साथ लगता है एडजेक्टिव, और जो हम काउंटेबल नाउन कहते हैं तो नाउन यहाँ पर नाउन है और काउंटेबल क्या है? एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड जिसमें ABLE एबल सफिक्स लगा दिया जाए वो वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव। तो जब हम काउंटेबल नाउन कहते हैं तो वो नाउन जो गिने जा सकते हैं। अब जब हम प्रॉपर नाउन पर आते हैं तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज एनी नेम, और यू कैन से एनी की जगह आप पर्टिकुलर कह सकते हैं, जहां पर वो शब्द जिसके लिए यूज किया गया है उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को, उसी स्थान को इंडिकेट करे, तो हम उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। मीन्स प्रतिमा मैम, तो प्रतिमा इंडिकेट्स ओनली फॉर मी, प्रतिमा स्टैंड्स ओनली फॉर मी। तो अगर मैं ये कहती हूँ तो इसका मतलब क्या है? दिस इज प्रतिमा, दिस इज प्रतिमा। तो प्रतिमा से एक जनरल इमेज नहीं जा रही कि कोई भी हो सकता है। आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर फिगर आता है कि दिस इज द पर्सन, तो वहाँ पर आप उसे क्या कहते हैं? सो माई नेम इज वॉट? माई नेम इज प्रॉपर नाउन। अगर हम हिमालय कहते हैं तो हिमालय का मतलब हम उसी माउंटेन रेंज की बात करते हैं जहाँ पर जो हमारे भारत को उत्तर से में पूरा कवर किए हुए हैं, एक क्राउन की तरह काम कर रहा है। तो वो जो है वही हिमालय है। हम किसी भी पर्वत की बात नहीं कर रहे, किसी भी शिखर की बात नहीं कर रहे। देन दिस इज प्रॉपर नाउन। तो इसी तरह से प्रॉपर नाउन वो नाम होते हैं जो जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज किए जाते हैं फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। अब इसमें जब हम आते हैं तो एक क्वेश्चन आपके मन में भी आना चाहिए और मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रॉपर नाउन्स व्हेन वी से हिमालय, व्हेन वी से गंगा, व्हेन वी से गांधी जी, तो कैन वी यूज एनी आर्टिकल बिफोर दीज प्रॉपर नाउन्स? इन प्रॉपर नाउन्स के साथ क्या हम आर्टिकल्स के यूज कर सकते हैं? ए एंड द का यूज कर सकते हैं? ओके, देन वी कम टू कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसी क्लास, कोई भी ऐसी कैटेगरी। कॉमन नाउन किसी पर्टिकुलर को इंडिकेट नहीं करते। कॉमन नाउन किसी भी क्लास को या कैटेगरी को या स्पेसीज को इंडिकेट करते हैं। मीन्स हम राम की जगह बॉय कहें, हम प्रतिमा की जगह टीचर कहें, हम ऋषभ की जगह स्टूडेंट कहें, तो ये सारे वर्ड्स। अब जब स्टूडेंट कहते हैं तो हमारा स्टूडेंट वो उस पर्सन को नहीं इंडिकेट, किसी पर्टिकुलर को नहीं, बल्कि स्टूडेंट हर पढ़ने वाले के लिए यूज़ किया जाता है। टीचर हर पढ़ाने वाले के लिए यूज़ किया जाता है। रिवर हर एक नदी जो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉय हर एक लड़के के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो वर्ड आते हैं वो वर्ड हमारे होते हैं कॉमन नाउन। मतलब वो किसी एक चीज़ को नहीं बल्कि उस जैसी हर एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं। दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के साथ क्या हम आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं? ओके, सो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट, कलेक्टिव नाउन। वेरी इंपॉर्टेंट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से कई बार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। नहीं, कलेक्टिव नाउन, और ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टिव नाउन के प्लूरल नहीं हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के भी प्लूरल फॉर्म हो सकते हैं, बट कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है, वो
नेम्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हो, कहते हो या समझते हो तो किसी एक फॉर्म के सेंस में, किसी एक ग्रुप के सेंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ LOG, लॉग, ठीक है। अब ये लॉग क्या हो गया? लॉग का मतलब कोई एक टेबल या कोई एक डंडा या कोई स्टिक। लेकिन अगर मैं कहती हूँ बंडल, BUNDLE, तो वो बंडल क्या हो जाता है? बंडल मीन्स बहुत सारी एक जैसी चीज़ें एक जगह पर बांधी हुई है, लपेटी हुई है या रखी हुई है, तो ये बंडल क्या हो जाता है? ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। सिंपल यूजेस में अगर हम आते हैं और कहते हैं क्लास, जो कि एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जब हम कहते हैं आर्मी, जब हम कहते हैं बुके, BOUQUET, बुके जो फूलों का गुच्छा होता है, तो आप फ्लावर कहते हैं तो उससे एक फूल जाता है। आप उसका प्लूरल जब फ्लावर्स कहते हैं तो बहुत सारे फूल हो जाते हैं। लेकिन जब आप बुके कहते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि एक है या दो है। बुके का मतलब यही है कि वो बंच ही है पूरा फूलों का, एक गुच्छा ही है, और गुच्छे को ही हम बुके कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि हम जब इन 5 नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल के क्लास में डिवाइड करते हैं तो काउंटेबल में हमारे 3 नाउन आ जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में हमारे 2 नाउन जाते हैं, कौन कौन से? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, जिनको गिना जा सकता है और जिनको नहीं गिना जा सकता है। एक क्लास है जिसमें हम हाउ मेनी पूछते हैं, तो हम जब हाउ मेनी पूछते हैं तो हम 1 2 3 4 5 गिनते हैं। एक है जब हम हाउ मच पूछते हैं तो हम बताते हैं कितना है, किलोग्राम्स में है, लीटर में है या कौन सी यूनिट में है। तो वो एक फॉर्म होती है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो क्लियर है। एक चीज़ तो यहाँ से एकदम क्लियर समझ लीजिए कि जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिवाइड कर देते हैं तो यहीं से हमारा काम आधा हो जाता है। बस आपको एक चीज़ जो अपने अंदर डेवलप करनी है वो ये है कि आप इसे समझिए, आप डिवीज़न करना सीखिए कि वर्ड कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव है या किसी और का रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि कई बार वर्ड्स सेंटेंसेस में आकर के मीनिंग देते हैं, वो इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल उतने शायद नहीं होते हैं। आकांक्षा कह रही है जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन बट इन केस ऑफ नाउन कंटेन्स प्रीपोजिशंस फ्रेज वी मे यूज इट। आकांक्षा, हम यहाँ पर अभी आने वाले थे डिस्कशन में, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जब हम प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन का नेम यूज़ करते हैं, when we use the name of a person and only the person, ऐसे केस में किसी पर्सन के नाम के साथ हम THE दा का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी हम सभी के साथ THE दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बुक का नाम लेते हो तो आप कहते हो द रामायणा, द गीता। आप आप कहते हो द एवरेस्ट, ठीक है। फिर आप कहते हो द गंगा, द यमुना। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं। 2 चीज़ें हैं, नेम ऑफ पर्सन एंड नेम ऑफ प्लेस। प्लीज़ नोट इट डाउन, नेम ऑफ अ पर्सन एंड नेम ऑफ प्लेस। इन 2 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी प्रॉपर नाउन के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल THE दा का यूज़ करते हैं। क्लियर? काउंटेबल, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, अनकाउंटेबल, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली ऋषभ, बिल्कुल सही है। फिर मैं समझ रही हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार और क्लियर करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लियर करते हुए चले। दिक्कत कहाँ पे होती है? वी फील डिफ़िकल्टी व्हेन वी डोंट नो दीज माइन्यूट थिंग्स, और तब हम कहते हैं कि ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं या हमारी समझ में नहीं आती। और वो छोटी छोटी चीज़ें जब इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम उनमें डिफरेंस करना, उनको पिक आउट करना, उनको फिल्टर करना हमें मुश्किल लगने लगता है, एंड देन दिस लैंग्वेज बिकम्स डिफ़िकल्ट।
ठीक है, तो यहाँ से समझते हुए चलिए, क्योंकि जब हम पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं देन वी कैन से कि हमने ए से ही शुरू किया है इंग्लिश ग्रामर को। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच मैं पूरे फोकस के साथ आपको यहाँ पर लेकर के चलूँगी, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, एंड कोशिश करूँगी कि कोई भी पॉइंट हमारा यहाँ पर मिस ना हो इस जगह पर। ठीक है, तो हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का नाम है, और प्रॉपर इसलिए है क्योंकि वो उसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट करता है। आप इन पॉइंट्स को नोट करना चाहते हैं तो नोट करते चलिए। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के लिए यूज होता है फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड इट इंडिकेट द पर्सन, द प्लेस, थिंग फॉर whom, for which, for what it is used. And when we come to the uses of articles, definite article is used with each and every proper noun except name of person and name of place. name of person and name of place में कुछ हमारे पास क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद जिन्हें हम कहते हैं। जैसे कि नेम ऑफ प्लेसेस में हम अगर किसी आइलैंड का नाम लिख रहे हैं जो कि द्वीपों का समूह है, जैसे आप अंडमान एंड निकोबार लिखेंगे तो आप उसके साथ दा का यूज़ करेंगे, बट आप लखनऊ लिखेंगे, आप फैज़ाबाद लिखेंगे, आप बदायूं बहराइच लिखेंगे तो आप उसके साथ दा का यूज़ नहीं करेंगे। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिकेट करती है द ग्रुप, ऐसे प्लेसेस के नाम के साथ हम THE दा का यूज़ करते हैं, एंड स्पेशली इन केस ऑफ द आइलैंड्स, द्वीप समूह जो होते हैं उनके साथ हम THE दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पर्सन के नेम और प्लेस के नेम्स के साथ THE दा का यूज़ नहीं करते हैं, एंड प्रॉपर नाउन्स के साथ THE दा का ही यूज़ किया जाता है अगर वो प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो हम यहाँ पर डिवीज़न में आ गए थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आप डिवीज़न जान रहे हो, कौन से हमारे काउंटेबल हैं, कौन से हमारे अनकाउंटेबल हैं। अब ऑब्वियसली एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि जो काउंट ही नहीं किया जा सकता, क्या उसका प्लूरल बनाया जा सकता है? हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को कंक्लूड कर रहे हैं। कोई चीज़ जो गिनी नहीं जा सकती, क्या उसका भी प्लूरल फॉर्म हो सकता है? क्या ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज़ हो सकता है? क्या लॉयल्टी का लॉयल्टीज़ हो सकता है? क्या लिबर्टी का लिबर्टीज़ हो सकता है? इंडिपेंडेंसेस हो सकता है? सुनिए, समझिए और बताइए। या फिर हम जब हम गिनते ही नहीं हैं, उनको 1 2 3 में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे केसेस में हम उनके साथ ए या एन का यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ए का मतलब भी एक है, एन का मतलब भी एक है। ए यूज़ होता है उनके लिए जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होते हैं, और एन यूज़ होता है उन वर्ड्स के लिए जो वोवेल साउंड के साथ शुरू होते हैं। तो एक इसका मतलब होता है। तो जो चीज़ें एक नहीं है, जो चीज़ें दो नहीं है, जो चीज़ें तीन नहीं है, मतलब जिनका रिप्रेजेंटेशन नंबर्स में नहीं किया जा सकता, तो क्या उनके साथ अगर मैं ये कह सकती हूँ आई हैव 2 ड्रेसेस, 3 ड्रेसेस, तो आई कैन से आई हैव 1 ड्रेस और आई हैव अ ड्रेस। आई हैव सीन अ बॉय, आई हैव सीन मेनी बॉयज़। तो इस डिफरेंस के साथ चलिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, 1 2 3 में जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, उनके साथ हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ सर्टेन केसेस होते हैं जहाँ पर इनके साथ THE दा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट हमारा आता है और उस पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम तो एक चीज़ यहाँ पर आपको और क्लियर हो गई, हम आर्टिकल के डिफरेंसेस बताते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो काउंट किए जा सकते हैं, मतलब 1 2 3 नंबर्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं किए जा सकते हैं, मतलब उन्हें हम क्वांटिटी, अ लिटिल, सम, फ्यू उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केस में इनके साथ हम ए या एन का भी यूज़ नहीं कर सकते। हम इनके केस में कुछ सर्टेन केसेस में THE दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके,
जो हम किसी भी वर्ड को गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। एंड एनी बॉयज़ एनी गर्ल्स कलीग्स, ठीक है। ठीक है विवेक, आप समझ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट हम आते हैं, हम थे प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन आई होप कि क्लियर। प्रॉपर नाउन में पर्सन और प्लेस के नाम को छोड़ करके बाकी प्रॉपर नाउन्स के साथ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉमन नाउन में जब हम आते हैं तो डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा प्लूरल कॉमन नाउन्स के ही बनाए जाते हैं, कॉमन और मटेरियल नाउन। लिसन, कॉमन एंड मटेरियल नाउन, इन दो नाउन्स के प्लूरल बनाए जाते हैं। शुड आई रिपीट? Common and collective noun, both of the forms of noun have singular and plural forms, and proper noun is the particular indication for something or someone or some place. Material and collective are uncountable, so they have no plural form. प्लूरल फॉर्म केवल और केवल उनकी होती है जो गिने जा सकते हैं, एंड विच आर काउंटेबल। वो दो नाउन बचते हैं हमारे पास, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। गांधी का प्लूरल गांधीज, जब कॉमन नाउन की तरह हम गांधी का इस्तेमाल करेंगे तो हम गांधीज कहेंगे। कालिदास का यूज़ हम अगर कॉमन नाउन की तरह करेंगे तो हम कालिदास का प्लूरल कह सकते हैं, बट जनरली हम प्रॉपर नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं कलेक्टिव पे। तो कलेक्टिव, मैंने आपको फिर से कहा, आप चाहे तो टेबल फॉर्म में आप सब कुछ जानते हैं, बस इसको एक जगह पर इकट्ठा करके एक बार अपना ऑब्जर्वेशन देने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि हम इसे समझ रहे हैं या नहीं। So I am coming to the point again and I repeat all the things what we have discussed here today. So first focus, हम एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन में थे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉरगेट दिस, जस्ट लर्न ओनली नाउन इज द नेम। नाउन इज द नेम, नाउन एक नाम है और वो नाम कोई भी हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्क्रीट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, रिवर हो सकती है, स्टार हो सकता है, कॉन्स्टिलेशन हो सकता है, एनीथिंग एवरीथिंग दैट हैज नेम is noun. Okay, 5 kinds of noun can be divided into 2: countable, uncountable. Countable noun, how many, that can be presented into 1 2 3 4 5 dot dot dot, and uncountable, that can't be presented into 1 2 3, that can be measured only, जिनका माप किया जा सकता है, जिनका गेस किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बट उन्हें 1 2 3 नहीं कहा जा सकता या नहीं कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप 1 राइस 2 राइस 3 राइस नहीं कहते हैं, आप जब राइस को लाते हैं तो आप ग्रेन वर्ड यूज़ करते हैं, 3 ग्रेन्स ऑफ राइस। ठीक है, तो ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन होते हैं। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में बिल्कुल कंफर्म है। आपसे कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई भी पूछे कि क्या हमारे पास मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म है, तो आप एक लॉजिकल आंसर दे सकते हैं कि मटेरियल नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन when we cannot use a or an before, we don't use a water, we don't use a petrol, we don't use a milk, हम यूज़ करते हैं इसे अलग फॉर्म में बिना किसी आर्टिकल के। तो ऐसे केसेस में जब हम उसके साथ ए या एन, और आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं अपने आप को, आपके पास एक टेस्टिंग टूल मैं दे रही हूँ, आपसे कोई भी नाउन पूछा जाए और आप उस नाउन को यूज़ करके देखिए कि क्या हम इसको ए या एन के साथ यूज़ कर सकते हैं, एंड इफ़ इट कैन बी यूज्ड विद ए और एन देन यू कैन से इट्स काउंटेबल। और अगर काउंटेबल है और कॉमन या कलेक्टिव है तो डेफिनेटली उसका प्लूरल फॉर्म होगा, और अगर काउंटेबल नहीं है, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ओके, सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ नाउन। अब हम आज थोड़ा सा लेट है तो हम आपके साथ अब आप होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नाउन का पार्ट यहाँ पर आज फिनिश हो रहा है, बट मेरा क्वेश्चन अभी भी है कि क्या हम THE द आर्टिकल का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़, हालांकि हमने अपने डिस्कशन में आई ट्राई टू क्लियर एवरीथिंग कि हम
अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज THE दा. वी कैन नॉट यूज ए और एन विद अनकाउंटेबल नाउन. क्लियर? ओके. एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट आर अनकाउंटेबल नाउन. Proper noun is the indication for the only thing for which it is used. एक नाम एक व्यक्ति की तरफ इशारा करे, एक वस्तु को ही इंडिकेट करे, वो प्रॉपर नाउन है. एंड प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड विद डेफिनिट आर्टिकल द, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ करके पर्सन के नाम के साथ और प्लेस के नाम के साथ THE दा नहीं लगाया जाता है. पर्सन के नाम के साथ दा बिल्कुल नहीं लगाते हैं. प्लेस के नाम का अगर वो किसी समूह को, स्थानों के समूह को इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप ऑफ प्लेसेस, आइलैंड्स, ऐसे केस में आप उसके साथ दा लगा सकते हैं. ओके. और कॉमन एंड कलेक्टिव, ये दो नाउन ऐसे हैं जिनके पास प्लूरल फॉर्म होती है. कॉमन एंड कलेक्टिव दो ऐसे नाउन हैं जिनके पास प्लूरल फॉर्म होती है. प्रॉपर नाउन काउंटेबल तो है लेकिन उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, बनाई जा सकती है. मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल है ही नहीं, अनकाउंटेबल है, इसलिए दे don't have any plural form and they can be used only with definite article the. A or an cannot be used before them. Okay, so this is all about noun. अब हम सिंगुलर और प्लूरल पे आए थे. मैंने आपसे कहा था कि अगर काउंटेबल है 1 2 3 में है तो प्लूरल है, अगर 1 2 3 में प्रेजेंटेशन नहीं है उसका तो वो प्लूरल नहीं है. सो एकदम क्लियर है कि कलेक्टिव और कॉमन दो ही प्लूरल फॉर्म में जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं जाता है. प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन ये प्लूरल फॉर्म में नहीं जाते हैं, बल्कि इनकी क्वांटिटी दिखाने के लिए हम कुछ अलग तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं. ओके. लेट्स डिस्कस और होमवर्क जो हमारा कल का था. और कल हम डिस्कस करेंगे ना. एक चीज़ और मैंने आपसे कही थी कि क्या हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को भी इसी जगह पर एसोसिएट कर सकते हैं. मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं है तो ये कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लेते हैं. मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्लूरल फॉर्म नहीं है, इसलिए इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होती. मतलब इनके साथ कभी आर का, हैव का, WERE वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है. जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं उनके साथ कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे हमने इसे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है या प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है. अगर हम बॉय लिखते हैं तो हम इज़ लगाते हैं, और अगर हम बॉयज़ लिखते हैं तो आर लगाते हैं. अगर हम गर्ल लिखते हैं तो हम उसके साथ डज लगाते हैं, अगर गर्ल्स लिखते हैं तो उसके साथ डू लगाते हैं. तो आपके सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब जाती हैं. बट अगेन हेल्पिंग वर्ब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर होती हैं. आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. वाटर इज़ नेवर आर, वाटर इज़ ऑलवेज इज़. ठीक है. अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि कई बार हम इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में यूज़ करने पर वो प्लूरल नहीं, वो कुछ और इंडिकेट करते हैं. मतलब अगर आप वाटर की जगह वाटर्स कहते हैं तो वाटर्स का मतलब ओशियन हो जाता है, सोर्स ऑफ वाटर हो जाता है. वाटर का मतलब पानी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है. ओके. तो ऐसे केसेस में हम इनका यूज़ करते हैं. हमारी इंग्लिश धीरे धीरे बहुत स्मार्ट हो रही है, तो उस स्मार्ट इंग्लिश को स्मार्टनेस के साथ आप लर्न करते चलेंगे, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू. ओके. तो हम अब आते हैं अपने होमवर्क पर. कल हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था और होमवर्क के टॉपिक्स क्या थे. एक वर्ड था अ हॉट पोटैटो. अ हॉट पोटैटो. अंकिता लिख रही है व्हेन सेंटेंस शोज डिवीजन इन कलेक्टिव नाउन वी ट्रीट इट एज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. यस,
ये डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वर्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि कोई भी शब्द किसी सेंटेंस के रेफरेंस में आकर के ही अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। और आपसे जब भी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जनरली दे आर रेफरेंस्ड विद सेंटेंस, दे आर नॉट अ सिंगल वर्ड, ठीक है, या फिर जो बहुत कॉमन सिंगल वर्ड होते हैं सिर्फ उनकी बात की जाती है। अदरवाइज वर्ड्स को वर्ड्स के साथ रैप करके एक सेंटेंस क्रिएट करके यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन विद व्यू कि आप कंपटीशन में उसे कैसे डील करते हैं। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि वो कैसे वहाँ पर दिया जा रहा है। कल आपके लिए कुछ इडियम्स थे। फर्स्ट वॉज अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो इज समथिंग, कुछ लोगों ने मुझे इसके आंसर सेंड किए थे और फिर डिस्कस कर लेते हैं। हॉट पोटैटो कोई भी बहुत तेज़ मुद्दा होता है, कोई भी ज्वलंत मुद्दा होता है जो उस समय बहस का टॉपिक होता है या जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है, दैट इज़ हॉट पोटैटो। नेक्स्ट था ऐड इंसल्ट टू इंजरी। हिंदी में आप कहते हो जले पर नमक छिड़कना, तो इंजरी आपकी चोट है और उस पर इंसल्ट ऐड करना जले पर नमक छिड़कने जैसा है, या घी का काम करना या हवा देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब कोई बात डायरेक्ट वे में ना कह करके घुमा फिरा के कोई बात कहना, तो उसे हम कहते हैं बीट अराउंड द बुश। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, कल हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि सपोज करिए कल आपका कोई इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो होने का रीज़न आपकी इंग्लिश हो, लेकिन अगर बाय चांस ना हो तो आप अपने आप को उस दिन अगर जिम्मेदार माने कि हमें इंग्लिश आती होती तो ये इंटरव्यू हमारा हो जाता, हम अच्छे से अपने आप को इंग्लिश में प्रेजेंट कर पाते, एक्सप्रेस कर पाते, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। और आपका सिलेक्शन नहीं है तो जो चीज़ें आपकी काश रह जाती हैं, काश मीन्स आई विश इट कुड हैपन, आई विश आई वर इन द टीम, आई विश, तो वहाँ पर हम कहते हैं हम, और फिर वो चीज़ें जब हमारे हिस्से में नहीं आती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन पर रिपेंट करते हैं, हम उनके लिए रिग्रेट करते हैं। और जब रिग्रेट करते हैं, योगी राज सर बहुत बहुत थैंक यू, यू आर वॉचिंग मी एंड सीरियसली आई डोंट हैव वर्ड व्हेन यू आर हियर, हाईली ओब्लाइज्ड, थैंक यू। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब है कि कोई चीज़ जब हाथ से निकल जाए तो उस पर पछताना हो या उस पर बात करना, ठीक है। एंड कुछ और भी था, एक और था मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब नाव छूट जाना, तो यहाँ पर नाव छूट जाने का मतलब सिर्फ नाव छूट जाने से नहीं है, यहाँ पर है कि आपके हाथ से कोई मौका निकल जाना, उसे हम कहते हैं मिस द बोट, ठीक है। अंकिता आगे आप कह रही हैं टीम मेंबर्स वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑफ कंडक्टिंग मैचेस ड्यूरिंग कोविड-19, हियर वाज इज इनकरेक्ट। ऑब्वियसली सेंटेंस जब आपको होता है तो आप वहाँ पर आपका सेंस जाता है कि आइदर और वी आर इन यूनाइटेड वे और वी आर इन डिवाइडेड वे। सो इफ़ वी आर यूनाइटेड तभी हम एक हो सकते हैं, अगर हम एक जैसा सोचते हैं, हम एक जैसा काम करते हैं, हमारे एक जैसे व्यूज़ हैं, वी सी आई टू आई, देन वी कैन से कि वी आर वन। एंड अगर हम ये सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं वी आर वन, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जाते हैं, टीम गोज़ विद इज़। लेकिन अगर टीम अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ खेल रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है, अलग अलग डायरेक्शन में है वो, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड वन एंड देन इट विल बी यूज्ड विद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ओके। So let's come to the point, and now it's the time for your homework, and please note it down. A blessing in disguise. A blessing in disguise. Blessing, B-L-E-S-S-I-N-G, blessing in disguise, D-I-S-G-U-I-S-E. Next is go back to the drawing board. Go back to the drawing board, D-R-A-W-I-N-G, go back to the drawing board. Third is no pain, no gain. No pain, P-A-I-N, no pain, no gain. Next is break the ice, B-R-E-A-K, break the ice, I-C,
E, and last is every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. I repeat, a blessing in disguise. Go back to the drawing board. No pain, no gain. Break the ice. Every cloud has silver lining. आज कल हमने अपनी स्पीकिंग स्किल पे एक छोटी सी बात की थी कि अगर आपको किसी से ये कहना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, तो इन सारे सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ करते हो? हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। तो मुझे फ्रूट्स खाने हैं, मुझे फल खाना है, आई हैव टू ईट फ्रूट्स। मुझे पानी पीना है, आई हैव टू टेक वाटर। मुझे पिक्चर देखनी है, आई हैव टू वॉच अ मूवी। उसे मेरे घर आना है, शी हैज़ टू कम, शी हैज़ टू कम एट माई होम। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरह से आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आप किसी को क्रेडिट करना चाहते हैं, जैसे आप कहना चाहते हैं कि उसने मुझे हंसाया, उसने मुझसे ये काम करवाया, तो यहाँ पर या वो मुझसे ऐसे काम करवाता है, वो मुझे हंसाता है, तो ऐसे केस में आप यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल सा वर्ड। अगर आप पास्ट में यूज़ करते हैं तो आप MADE मेड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप प्रेजेंट में उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ MAKE मेक यूज़ कर सकते हैं। और आप सेंटेंस कह सकते हैं कि उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ। और अगर आप कहते हैं कि वो मुझे हंसाता है, तो आप कहेंगे ही मेक्स मी लाफ। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक टिप थी। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करके आप अपनी स्पीकिंग स्किल पर भी काम कर सकते हैं। हमारी स्पीकिंग, एक चीज़ और आपको बता दूं, जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है, स्पोकन इंग्लिश होती है, वो ग्रामर के ग्राउंड पर इतनी परफेक्ट नहीं होती है जितनी हमारी ग्रामर होती है। बट सोचिए, अगर आपकी ग्रामर के साथ साथ आपकी ये स्किल बढ़ती है, इस स्किल में ग्रोथ आता है, तो ये आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो और आपकी रिटन इंग्लिश जो है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक बहुत क्लियर सी बात आपको बता दूं कि जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, वो जानते नहीं है कि ये टेंस यहाँ पर यूज़ होना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि स्पोकन इंग्लिश सिर्फ थॉट्स और आइडियाज़ और एक्सप्रेशन से कनेक्ट करती है, और जो रिटन इंग्लिश है वो ग्रामर से कनेक्ट करती है। तो आप अगर यहाँ से काम करना शुरू किए हैं, फ्रॉम वन, इस एक छोटे से पॉइंट से शुरू किए और आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आप केवल अपनी स्पोकन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप काम कर रहे हैं उस इंग्लिश पर जिसको ना केवल आप बोल सकते हैं बल्कि आप लिख भी सकते हैं। एक अच्छा एप्लीकेशन ग्रामर को अच्छा जानने वाला लिख सकता है, इंग्लिश को बहुत अच्छा बोलने वाला पर्सन इंग्लिश का अच्छा एप्लीकेशन लिख सकता है, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो इस छोटी सी टिप के साथ, यू मेड मी कम हेयर, आपने मुझे यहाँ आने पर कंपेल किया, एंड आई एंजॉय, मैं आपकी इस कंपनी को पूरी तरह से एंजॉय करती हूँ, और आई विश, आई होप कि ये कंपनी हमारी ऐसी चलती रहे, और कोरोना से भी हम लड़ सकते हैं, हम घर बैठकर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये जो एक भाषा है जिस पर हम डिस्कशन करते हैं, ये भाषा केवल हमारे DLED से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस भाषा से हमारी और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक चीज़ आना, मुझे हिंदी आती है, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी आती है, बट कई बार मेरे अंदर जो नेचुरल आइडियाज़ और थॉट्स आते हैं वो हिंदी में आते हैं। कई बार मैं लिखती हूँ तो हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे हिंदी अच्छी आती है या आती है, काम चलने की आती है, तो मुझे उसे वहीं पर रोकना चाहिए और मुझे आगे कुछ नहीं सीखना चाहिए। हिंदी को और स्ट्रॉन्ग करते चले, और साथ में उसके हम एक नई भाषा को सीखते हुए तो चल सकते हैं ना। इतने काबिल तो हम अपने आप को मानते हैं कि हम एक भाषा के साथ एक दूसरी भाषा का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं, एटलीस्ट इतने ब्रिलियंट हम हैं अगर। तो just I have to say all the best to all of you, and thanks for giving your time, and thanks
for making me come here. Okay, thank you. Bye bye. Good.